नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो बच्चों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं कोई क्लास लेने तो नहीं आया हूं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने आया हूं। जैसा कि आप लोग मस्त थंबनेल तो देख के आई ही होगे, देखा ही होगा कि सर ने क्या ही किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। सर, बड़ा थंबनेल तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि 11 बर्बाद। हाँ मतलब सर, ये 11 बर्बाद का क्या सीन है? देखो, 11 बर्बाद का सीन नहीं है, बट सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का पिछले 8-10 दिनों में मेरे पास कॉल्स भी आए हैं, और मेरे यहाँ तो भैया खुद भी ऑफलाइन बच्चे हैं, और लगातार बच्चे मुझसे मिलते जा रहे हैं। और जो बच्चा इस समय 11th में है, वो बहुत पैनिक कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। चाहे वो कुछ अदर इंस्टीट्यूट में हो या स्कूल में हो, मतलब लगभग इवन मेरे कोचिंग के भी बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। सर, क्यों कर रहे हैं पैनिक क्रिएट? देखो, उसका रीजन क्या है ना बेटा, कि 11th का बच्चा 11th क्लास को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। मतलब स्टार्टिंग के डेज में जब वो अप्रैल में अपने 11th क्लास को ज्वाइन करते हो, तो आप सीरियस लेते ही नहीं हो उसको। और जैसे जैसे जब 11th समझ में आती, तब तक आ जाता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब आप 3-4 महीने में कितना कोप अप कर लोगे? आपकी उतने पढ़ने की कैपेसिटी ही नहीं रहती, क्योंकि आप 10th से जंप करते हो 11th में, तो आपका सिलेबस का बर्डन बढ़ चुका रहता है। तब तक बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगेगा ही लगेगा। तो सर, क्या हम अभी भी ये थोड़ी सी मन के अंदर उम्मीद रखें कि सर किसी तरीके से अगर मेरा 11th वेस्ट हो गया है किसी भी कारणवश, मतलब मैं कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बता रहा हूं यहाँ पे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका 11th क्लास वेस्ट हुआ है, या आपके 11th के 70% सिलेबस, 80% सिलेबस आपके डाउनफॉल में चले गए हैं, आपको नहीं समझ में आया है, तो क्या अब इसको लेके हम अपने 12th में क्या ही दिक्कतें हमको फेस करने को मिलेंगी? क्या अभी भी हम अपने जेई और नीट को टारगेट कर सकते हैं, या एकदम हाथ खो दे उससे कि नहीं सर, 11th तो हमारा वेस्ट हो गया है, अब हम सिर्फ 12th के दम पे ना ही नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, ना ही जेई क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन नीट जेई तो बहुत दूर की बात है भाई। इवन सबसे बड़ा जो हमारे पास मुद्दा है, वो तो बोर्ड एग्जाम का है कि सर, नीट जेई तो बात की बात है, बोर्ड एग्जाम में हम कैसे करेंगे? अगर क्या क्या हमें 11th में नहीं आया, तो ऐसे क्या चैप्टर्स अगर हमें 11th को खत्म होने से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले अगर हमें पता चल जाए कि किस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज है हमारे 12th क्लास में, तो कम से कम उतना तो अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यही सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और पहली बात तो यार, कोई बच्चा इस वीडियो को ना 2x पे देख लो, तुम, मुझे मंजूर है, आप इस वीडियो को 2x पे देख लो, लेकिन स्किप मत करना। मैं बहुत डिटेलिंग में एक एक चीज बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना आप टाइम दीजिए, किस सब्जेक्ट को आप कौन सा चैप्टर्स उसमें से पढ़िए जो कि आपकी 12th में सबसे ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना? अब देखो, अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें ये आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले फिजिक्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, तो पहले मैं आपसे फिजिक्स की ही बातें करूंगा। सर, बिल्कुल सही बात है, आप बताओ भी। देखो, मैं तो आपसे अभी भी ये कह रहा हूं, अपने जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं, आप उनको ये सजेस्ट करो कि देख भाई, 11वीं क्लास बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार देखो, जब समय निकल जाता है ना, तो सब छूट जाता है। आपने किन किन कारणों की वजह से क्या क्या अपना वेस्ट किया है, अब आप टाइम तो ला नहीं सकते। अब आपके पास एकदम पोथा सिलेबस हो गया है। अब इस पोथी को आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है प्रॉब्लम। कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कोई किसी टीचर से डिस्कस करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई यूट्यूब पे सर्च करेगा कि क्यों। भाई सच बताऊं तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्चिंग में आ रहा है ये मतलब टॉपिक, कि सच में 11th अब गड़बड़ हो गया है, तो हम कैसे अपने 12th में किन किन चैप्टर्स को लेके जाए, क्या हमारा जेई नीट का सपना पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? यार बिल्कुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तो बिल्कुल डिमोरलाइज मत हो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैं हूं ना, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं तुमको बताता हूं कि खेल है क्या असल में। देख भाई, सबसे पहले अगर हम फिजिक्स को लेके चले, फिजिक्स का क्या है ना, फिजिक्स का कोई बहुत ज्यादा यूजेस नहीं है हमारे 12th क्लास में 11th का।
ठीक, फिजिक्स का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है फटाफट बताओ। पहले सबसे पहले वेक्टर्स। वेक्टर, देख भैया अगर वेक्टर नहीं आएगा तो तुम किसी भी चीज का डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे। अब जब तुम डायरेक्शन ही नहीं निकाल पाओगे तो तुम कैसे करोगे? हाँ सर सही बात है। अच्छा सर इसका यूज किस चैप्टर में मिलेगा हमको? लगभग सब चैप्टर में। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें मिलेगा। ठीक है सर। सर दूसरा क्या आना चाहिए हमको हमारे 11th का? सुनो, दूसरा जो तुमको 11th में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है कुछ छूट गया तो भैया माफी, मैं एसएचएम के तरफ हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको एसएचएम बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एसएचएम आएगा ना तो आपको एक चैप्टर है जो ऑल्टरनेटिंग करंट में मदद करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, थोड़ा थोड़ा सा एरो बना देता हूं भाई, कि किस किस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। एसएचएम आपको किस में मदद करेगा? एसी में। ठीक है, अगला चैप्टर आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से वेव, वेव्स। अब वेव्स किस में मदद करेगा? देख भाई, सीबीएसई ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, मैं तुमको मजे की बात बता रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड ने, या कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसी बोर्ड हो, उसने क्या किया, वेव का एक पार्ट 11th में दे दिया, मैकेनिकल वेव, और ईएम वेव और वेव ऑप्टिक्स जैसे दो चैप्टर को उठा के 12th में डाल दिया। तो आप भैया वेव को तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, वेव के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा 11th क्लास में, नहीं तो आपका ईएम वेव और वेव ऑप्टिक्स चौपट हो जाएगा। क्योंकि मैं ये भी नहीं करूंगा एकदम चौपट हो जाएगा, आपको वहां की बातें समझ में आएंगी, लेकिन एक जो वेव का फील है ना वो नहीं समझ में आएगा, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो सर कौन कौन से दो चैप्टर आपने बताए? एक है बेटा ईएम वेव, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, और है हमारा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। सर बहुत बढ़िया। सर और कोई चैप्टर है फिजिक्स का? अकॉर्डिंग टू मी ग्रेविटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्रेविटेशन। ठीक, हम ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन का रोल तो हमको हमारे पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में हमको ग्रेविटेशन का लगभग सिमिलर मिलेगा। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो ये हमको बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, जिनको हमारे क्लास 11th में तो हमको आना ही चाहिए। अगर आएगा तभी आपको क्लास 12th की फिजिक्स सरल होगी। देखो एक बात तो ये भी है कि सर 11th की फिजिक्स बहुत टफ है, हाँ बिल्कुल सच बात है यार, 11th की फिजिक्स टफ है, और 11th की फिजिक्स बड़ी है 12th के रिस्पेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11th की जो फिजिक्स है वो 12th के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत बड़ी फिजिक्स है भाई। जबकि 12th बड़ा नहीं है, 12th के कुछ चैप्टर टफ हैं, बाकी सब इजी इजी है। समझ में आया? तो इतना डरने वाली बात नहीं है। आप अभी भी आपके पास टाइम है, ये चारों चैप्टर 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि 12th क्लास में आपको कोई खासा दिक्कत आने वाली है। इवन नीट और जेई के सिलेबस में तो नहीं आएगी, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं। और मेरी अगर बात मानते हो थोड़ी सी भी आप लोग, तो वेक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वेक्टर्स नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत है। अरे सर ये तो आता है, और नहीं आता है तो सर आपका लेक्चर देख लेंगे ना, वेक्टर्स के तो 2 वीडियो में खत्म किया है मैंने। एग्जैक्टली exactly। मैंने 2 वीडियो में वेक्टर्स पढ़ाए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। हाँ उसमें मैंने रिलेटिव नहीं पढ़ाया है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है, सबको समझ में आ गई? सर फिजिक्स की बातें हो गई। देख भाई, अगला सब्जेक्ट हमारे पास आता है मेरा मैथ्स। ओ हो। सर मैथ्स के साथ क्या दिक्कत है? अबे मैथ्स ना भाई, मैं तुझे सच बता रहा हूं, 11th और 12th का गजब कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ चैप्टर्स तो, मैं तो कहता हूं एनसीईआरटी ने क्यों ही उसको 12th में डाला या क्यों ही उसको 11th में डाला, जिसका सबसे पहला रीजन, सबसे पहला मैं टॉपिक बता देता हूं तुमको। एक हमारा मैथ्स का पोर्शन है कैलकुलस, कैलकुलस, कैलकुलस में हम तुमको बता देते, मेनली चैप्टर्स के नाम से बताते हैं। एक शुरुआत होती है रिलेशन फंक्शन से, रिलेशन एंड फंक्शन।
अब रिलेशन फंक्शन 11th का भाई इतना ज्यादा जरूरी है ना कि ये पूरी की पूरी तुम्हारी क्लास 12th के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। आपको फंक्शन आना ही चाहिए, तभी आप 12th का फंक्शन कर पाएंगे। रिलेशन आना चाहिए तभी 12th का फंक्शन हो पाएगा। और बता दे रहा हूं, एक चैप्टर है इसमें लिमिट। लिमिट, अरे भैया लिमिट और डेरिवेटिव। लिमिट आनी चाहिए, डेरिवेटिव आनी चाहिए। सर लिमिट डेरिवेटिव का किससे यूज है? अरे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, पूरे कैलकुलस में इन दोनों का यूज है भाई, जबरदस्त। फिर सर 11th में क्या आना चाहिए? एक है भैया ट्रिग्नो। ट्रिग्नो, सर ट्रिग्नो नहीं आएगा तो भैया एक चैप्टर हमारा 11th क्लास में है, अरे 12th क्लास में, जिसका नाम है आईटीएफ। आईटीएफ सर बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा अगर तुम्हें ट्रिग्नो नहीं आएगी तो। अरे सर ये तो तीनों चैप्टर आप बता दिए, बिल्कुल सही बात है। और क्या, अगला क्या चैप्टर है सर? पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं तो यहां पे एक चैप्टर और प्लस ही कर देता हूं, प्रॉब। प्रॉब मतलब बोले तो प्रोबेबिलिटी। भाई क्लास 11th के ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी आपको। अरे सर ऐसा भी है क्या? तो इसके लिए भी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, याद रखिएगा। सर इतना इंपॉर्टेंट है देखो, ये चार चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो यार बच्चों आप एकदम किसी भी हालत में पढ़ लेना भाई, किसी भी हालत में। कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोचिंग जाके पढ़ लो, किसी स्कूल के टीचर से पढ़ लो, लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए मेरे 11th वाले भाई। तभी आप 12th में जा पाओगे, तभी आप 12th की मैथ्स को कर पाओगे। नहीं तो यार बहुत दिक्कत होगी, तुम मानो मेरी बात को। मतलब मेरे कोचिंग में खुद बच्चे परेशान है, हमने इतना पढ़ाया है तब भी। सोचो, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं भैया, हम अपने यहाँ इतना पढ़वा रहे हैं, तब भी हमारा 11th का बच्चा परेशान है। आज भी परेशान है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इतने इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं सबके सामने ऑनलाइन में ऐसा झूठ क्यों बोलूंगा? मैं पागल हूं कि तुमसे बोल रहा हूं कि मेरे कोचिंग का खुद ही 11th का बच्चा परेशान है? परेशान है भाई, मुझे दिख रहा है उनकी परेशानी। मैं टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट में हालत खराब है। और सबसे ज्यादा परेशान तो स्कूल वाला बच्चा है। मतलब बेचारा ना तो वो स्कूल का ही हो पा रहा है, ना वो कोचिंग का ही हो पा रहा है। स्कूल वाले अलग ही 2 दिन में, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ स्कूल के टीचरों को तो मेरा एकदम साक्षात प्रणाम है कि टीचर्स ने 3 क्लास में, 4 क्लास में कैसे ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर को खत्म कर दिया। और 45 मिनट्स का पीरियड होता है। मैं देख रहा हूं, मैंने नोट्स देखी। रिड्यूस सिलेबस भी पढ़ाने का भैया मेरे तरीका होता है, रिड्यूस सिलेबस को भी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बट ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो कैसे आएगा भैया बच्चे को? बच्चा तो परेशान होगा ही ना। हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, सोचो हम रोटेशन पढ़ा रहे हैं 25 दिन, 30 क्लास, मतलब ऑफलाइन में 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन लग जाते हैं रोटेशन पढ़ाने में, सेंटर ऑफ मास पढ़ाने में। यहाँ 4-4, 5-5 क्लासेस में खत्म हो जाता है। तो मेरे स्कूल वाला बच्चा तो बहुत ही परेशान है। जितना मेरा स्कूल वाला बच्चा देख रहा होगा वो इस बात से रिलेट जरूर कर रहा होगा। ये तो बहुत सही कि आप अपने कोचिंग टीचर से पढ़ ले रहे हो, कुछ स्कूल्स में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ही स्कूलों की बात कर रहा हूँ, मैं जनरली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी। लेकिन बच्चों आप इसको जरूर पढ़े रहना सर, इसको तो गारंटी है यार, प्लीज। नहीं पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। और 12th बोर्ड है भाई, सबसे बड़ी बात 12th बोर्ड एग्जाम है। आप हटाओ नीट को, हटाओ जेई को। यार हम बचपन से लेके अभी तक सीबीएसई आईएससी जैसे स्कूल में इतना पैसा खर्चा करा के पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरे भाई, सिर्फ 12th क्लास के लिए। सिर्फ 12th क्लास, सिर्फ 12th क्लास के परसेंटेज मैटर करते हैं, सिर्फ 12th क्लास का, सिर्फ 12th क्लास परसेंटेज मैटर करते हैं भाई। और अगर इसमें भी हमारे कम से कम 80 प्लस नहीं है तो बेकार है भाई साहब पढ़ना, बेकार है पढ़ना, बेकार, लालत है। तब भी अगर 80 प्लस, हम नहीं कह रहे तुम 95, 98, 98, कम से कम 80% मार्क्स तो बनने चाहिए ना। और 80% मार्क्स कैसे बनेंगे आपके?
जब आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेंगे, इन 11वीं के चैप्टर्स के नहीं दिक्कत रहेंगे, तो आपको कैसे बनेंगे? लोग कहते हैं पढ़ता नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, सिस्टम के साथ भी दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी गलती मेरे बच्चों की है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन एक वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब सर अगला सब्जेक्ट बताओ। सर केमिस्ट्री देख भाई, केमिस्ट्री के साथ तो जो दर्द है ना बच्चा, केमिस्ट्री को तो देखो सिंपल सिंपल सी बात है, तीन तीन जोन है, एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं हम बात करूं तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में बच्चा क्या है कि केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोल, अगर आपको मोल नहीं आया मेरे भाई, मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्लास 12th का फिजिकल का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। एक चैप्टर है सॉल्यूशन, इसका रिलेशन सीधा सीधा सॉल्यूशन से है। सर क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई, मैं क्या ही क्या बात करूंगा, सच बता रहा हूं। सर दूसरा दूसरा चैप्टर देखो, एक चैप्टर तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। भाई ये तो हर बच्चे को आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ओ माय गॉड, माय गुडनेस। केमिकल बॉन्डिंग का सर क्या यूज है? भाई मैं तुझे सच बताऊं, केमिकल बॉन्डिंग का ऐसा रिलेशन है पूरी ऑर्गेनिक से। पूरी ऑर्गेनिक इसके बिना चलती ही नहीं है। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में भाई, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं बता देता हूं भाई, और सर सर बताओ, और बताओ। देखो मैं एक चैप्टर का पूरा नाम दे देता हूं, पूरी जीओसी। ये अगर आपको नहीं आया तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए मेरे भाइयों बहनों, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चली जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में है कितनी। क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड बुक आप उठाइएगा, जितने चैप्टर्स हैं सब के सब ऑर्गेनिक कहलाते हैं उसमें। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, वॉल्यूम, बायोमोलिक्यूल, एक आध छोड़ गया होगा तो माफ करना, ईथर उतर सब है, और सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और सबका दम ये अकेला चैप्टर रखता है, ये और केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक की तो बैकबोन है ये, इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग एकदम बैकबोन है बच्चों, बैकबोन उसको चलाता है। और फिजिकल का बैकबोन ये है अकॉर्डिंग टू मी। एक बात और है, एक छोटा सा देखो चैप्टर है, छोटा सा नहीं बड़ा ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज आपको मिलेगा फिजिक्स में, एटम्स में। मतलब इसमें थोड़ा सा हम फिजिक्स वाले डिटेल ज्यादा पढ़ा देते हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th का। और सर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं बच्चों, कि इतना अगर आप पढ़ते हो ना, 11th का तैयार करके जाते हो, सिर्फ इतने जितने मैंने ये चैप्टर्स बताए, जिनको लेके सिर्फ तुम 12th में एंटर करते हो, उसके बाद 12th का पूरा सिलेबस पढ़ते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, जेई वाले जितने जेई वाले, आप टॉप एनआईटी पाओगे और आईआईटी में भी जाओगे। अरे टॉप 5 आईआईटी में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? मैं अगर कहूं टॉप टॉप आईआईटी में, अरे हम छोड़ो टॉप आईआईटी की भी बात नहीं करते, सिर्फ अगर आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी कॉलेजेस में जाने के लिए आपको एवरेज एवरेज कितने नंबर चाहिए भैया? 40% से लेके लगभग 55% तक आप अगर आप मार्क्स ले आते हैं ना जेई एडवांस में, तो आप आईआईटी कॉलेज में रहेंगे। अगर आप बहुत सारे सिलेबस को ऐसे छोड़ भी देते हैं तब भी, ये मेरी गारंटी है, ये आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आपके नंबर आएंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो
तो इसमें देखो डरने की जरूरत नहीं। अब आप डर के कर भी क्या लोगे, अरे सर हमसे नहीं हो रहा, सर हम क्या करें, सर हम बहुत परेशान हो गए, डर क्या कर लोगे। सबसे पहले आप इनको तैयार करना शुरू करो। अब 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में बता दिए मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर मैंने आपको मैथ्स में बता दिए हैं। फिजिक्स में मैंने कितने बता दिए, 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर मैंने आपको फिजिक्स में बता दिए। आप इनको सबसे पहले तैयार कर लो। आप इनको तैयार कर लो कि आपका काम कम से कम 80 to 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप सिर्फ इनकी थ्योरी को दिमाग में रखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम पढ़ो फिर सवाल लगाओ फिर पीवाईक्यू लगाओ, कुछ मत करो। सिर्फ इसकी प्रॉपर थ्योरी तुमको आनी चाहिए, नोट्स तुम्हारे पास बने रहने चाहिए कि हाँ कल को अगर 12th क्लास में वो टीचर पढ़ाए तो तुमको याद रहे कि हाँ ऐसा हमको पढ़ाया, मैंने 11th में पढ़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपसे स्कूल का टीचर पूछे कि एक बात बताओ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है, तो तुम कहो नहीं नहीं मुझे सर पता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, तब वो यहां पे तुमको बताएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहेगा सर ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। दोनों चलता है साइन के ही ग्राफ पे, दोनों किस पे चलता है, साइन के ग्राफ पे। भाई तो सेम है भाई, सेम है। यहां तुमसे कहेगा, यहां आपसे कह रहा है इस चैप्टर में कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, कैसे निकालिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r² फोर्स निकालना आ गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपसे क्या कहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालिए, F इज इक्वल टू k q1 q2/r² कहेगा। समझ रहे हो ना, मतलब ये सिमिलैरिटीज मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि दोनों चैप्टर्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। अगर या तो फिर आपको इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो इसमें बहुत मेहनत करोगे तब ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कई अब कोचिंगों में तो पहले इसको पढ़ाते हैं फिर इसको पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 22 वर्षा भी पढ़ लो, कोई मजे दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। समझ में आई ना बात। और यार हम तो तुमको कहेंगे 11 वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो सच बताऊं, इस टाइम आज के टाइम में कोई सगा नहीं है। पेरेंट्स टीचर्स को छोड़ के किसी भी इंसान के लिए कोई भी नहीं सगा है आज के टाइम। हर कोई सिर्फ आपका यूज करेगा, अपना काम निकलने के बाद हम आपके हैं कौन। भाई मेरे साथ हुआ है, हम आपको क्या ही बताएं, जो मेरे साथ हुआ है वही तो तुम्हारे साथ होगा। लोग आज के टाइम में ना इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। दोस्ती रह नहीं गई है, दोस्ती का क्या ही मतलब है, दोस्ती का कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में। भाई बस उस लड़के उससे मेरा काम निकल जाए, काम निकल जाए, दोस्ती खत्म, यही है रिलेशनशिप। इसकी तो बात ही ना करो तो ज्यादा ही अच्छा है। रिलेशनशिप मतलब टाइम पास चल रहा है आजकल, क्या ही मतलब है भाई, आज इनके साथ कल उनके साथ परसों उनके साथ जिंदगी के मौजी काट रहे हैं, बाद में क्या है रिजल्ट खराब कर दिया अगले का। नहीं तो एट द लास्ट तुम्हारे पास बचता क्या है भाई, तुम्हारा खराब रिजल्ट, और क्या मिलता है। बाकी तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं आने वाला, और जिसके चक्कर में तुम पड़े हो ना वो भी एट द एंड पैसा ही देखते हैं भाई सब। बहुत ही कड़वा सच है। बहुत 24-25 साल की उम्र में मुझे ये बात समझ में आ गई है कि लाइफ में एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीज बेसिकली, एक चीज नहीं। पहला आपके खुद के पेरेंट्स, खुद के माँ और बाप, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका होना आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सपोर्ट आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जेन्युइन अपनी बात बताता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, कहीं पे भी नहीं जाता हूँ। मुझे लोग अगर फ़ोन करके भी कहते हैं ना कि बेटा आपको यहाँ आना है, मेरी शादी है, बर्थडे है, रिसेप्शन है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं है मेरे लिए। आज मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी वैल्यू, नहीं तो वही लोग, भाई मैं तुमको सच बता रहा हूँ एकदम गॉड स्वेयर, वही लोग एक टाइम तक कहते थे आवारा है कुछ नहीं करेगा। सच में मेरे स्कूल टाइम में तो मुझे इतना इतना लोगों ने कहा है कि मैं तुमको क्या ही बताऊं, बहुत कुछ कहा है। और सब सेल्फिश है भाई, सब सेल्फिश है, और सब बेकार है। मैं तो कहता हूं
सिर्फ अपने पेरेंट्स बस, उनके अलावा कोई कुछ नहीं। पेरेंट्स भी देखो यार कभी कभी डांट देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बुरा मान जाता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगला तुम्हारा इन्वेस्टर भी तो है, तुम पे पैसा भी तो लगा रहा है। बाकी कोई तुम पे पैसा लगा रहा है क्या? कोई तुम पे इन्वेस्ट कर रहा है इतना लाखों रुपए पढ़वाने पे, आगे भी करेगा। अब तो उनकी डांट को तुम अब सोच लो कि इन्वेस्टर बोल के चला गया, भाई पैसा लगा है हमारे ऊपर। और मैं तो तुमको एकदम सिंपल सी बात कहूंगा, देखो कुछ लड़कों के लिए बता देता हूं, कुछ जीवन के एथिक्स होने चाहिए भाई। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो गया हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल था, नहीं, मैं बहुत इमोशनल भी था, ऐसा नहीं है। मैं बहुत इमोशनल भी था कुछ समय तक। मैं, जो लोग मेरे बहुत क्लोज है मैं उनसे इमोशनल भी हूं, अभी भी हूं। लेकिन अब कुछ लोग हैं ऐसे, सिर्फ गिने चुने, जिनको आप उंगली पे भी काउंट कर लो, वो भी एक हाथ के ही, ठीक है, जिनसे मैं इमोशनल हूं, बाकी खत्म। और सच तो भाई यही है कि कोई काम वाम नहीं आता है किसी के, ठीक है, आपके पास पैसा है तो सब आपको पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला। और आप प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इस समय, और कहीं मत। लगभग तुम्हारे पास कितने महीने बचे हैं? 4 महीने 11 के, 12 महीने, 16 महीने बचे हैं सिर्फ तुम्हारे पास। कितने टाइम बचे हैं बच्चे? 16 मंथ। 16 मंथ है, खत्म। 16 मंथ में जिंदगी का वारा न्यारा होने वाला है तुम्हारे। अब सोच लो क्या करना है। अब तुम 16 मंथ, लोग कहते हैं भाई तुम्हारे पास 3 साल है 4 साल है, कुछ नहीं है। 16 महीने हैं आपके पास। शाहरुख खान कहता है ना 90 मिनट, अब तुम्हारे पास 90 मिनट भी नहीं है, आज बस सिर्फ 16 महीने हैं। अब एक चीज पे और आपको काम करना है कि सर इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चंस लगाने में हमको दिक्कत होती है, तो देखो क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ ज्यादा मत पढ़ो। हम बार बार सब बच्चे से कहते हैं ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट पढ़ मेरे भाई, सिर्फ कंसिस्टेंट। कैसे सर कंसिस्टेंट? कुछ मत करो भैया, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, कुछ मत करो। दिन के 10 सवाल, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, सिर्फ प्रतिदिन 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप लगा लीजिए बस। सिर्फ दिन के 30 सवाल लगा लीजिए, आप समझ जाइए 30 दिन तक आप कर लेंगे ना, 3 3 जा 9, आपने एक महीने में 900 क्वेश्चन लगा लिए। आप समझ लीजिए, बस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो मेरे बच्चों, और ये आपको सिर्फ 16 मंथ तक। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो टीचर क्लास में करा रहा है, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप टेस्ट में कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। आपके घर में शादी पड़ जाए तो भी ये 10 क्वेश्चन लगने पड़ जाए, कोई मर जाए तो भी ये 10 क्वेश्चन लगने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सर एक दिन 40 लगा ले रहे हैं, अब 4 दिन तक लगा ही नहीं रहे हैं। अगर आपने ये काम किया तो आप एक दिन पीछे चले गए, अपने सिर्फ इतने बड़े टारगेट से पीछे चले जाओगे भाई, और फिर जीवन भर अपने आप को ब्लेम करोगे। ये याद रखना, आप दुनिया में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। सिर्फ आप अपने असफलता के पीछे का कारण आप खुद होंगे। अगर मैं भी अनसक्सेसफुल रहा लाइफ में ना, तो उसका कारण मैं खुद हूं। मैं, सिंपल सी बात है, मैं किसी का रोना नहीं, छाती पीट के मैं रोऊंगा नहीं कि नहीं अरे काश मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मैं इस सिस्टम को पता नहीं कहां पहुंचा देता। शायद मुझे कोई करोड़ रुपए देने वाला ही ना हो, मैं क्या करूं? मैं तो किसी से नहीं मांगता पैसा, मैं अपने पापा से नहीं लेता। शर्म आती है भाई, जनरली बोलूँ तो शर्म आती है, और कोई ऐसी बात नहीं है। लगता है कि क्या ही पैसे मांगू, लेकिन बहुत फंस जाती है तो वही हेल्प करते हैं। सिर्फ वही इकलौते हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, उसके अलावा मेरी हेल्प किसी ने नहीं किया आज तक, कोई हेल्प नहीं करता मेरी। ठीक, तो जो हूँ थोड़ा बहुत सिर्फ अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है अब किसी की। ठीक है, और तुम भी सेल्फिश बन जाओ, हमको किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने अपने पैर पे खड़े रहोगे ना, सब लोग आपके पीछे आएंगे, हर कोई। समझ रहे हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो लोग गए भी है ना, वो भी आएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं फिर जीवन में कभी एक्सेप्ट मत करना ऐसे लोगों को,
जो एक बार जा सकता है वो बार बार जाएगा। और ये चीज आप भी जज कर लेते हो कि कौन आपके किस चीज के लिए आपके पास है। ये हम सबको दिखता है, ऐसा नहीं है। और मैं लड़कों के लिए एक बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा। लड़कों के लिए मैं बता रहा हूं, लड़कों के लिए कि मैं, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, हो सकता है भाई किसी को भी मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी लड़के की छोटी बहन है, ठीक है, देखो मैं देखता हूं ना कि शादी वादी में पापा लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम की कमाई लगा देते हैं यार अपनी डॉटर्स की शादी वगैरह में, जैसा कि हमारा इंडियन कल्चर है। मुझे तो इस पे मजा भी नहीं आता, बेकार है सब, दो कौड़ी का है। ठीक, इतना पैसा। तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी छोटी बहन है, तो आप ये अपने दिमाग में, अगर आपके पास करने की कोई वजह नहीं है, जैसे हर इंसान के पास सक्सेस होने की या कोई काम करने की वजह होती है, जैसे भूख होती है ना, भूख लगी है, खाना खाने की वजह है भूख। तो अगर आप खाना खा लेते हो और आपका अगर पेट भरा है, तो आपके पास कितनी भी अच्छी चीज हो ना, ये मैटर नहीं करता। फिर आप कहते हो अरे ठीक है पेट एकदम टाइट है, अभी फेवरेट डिश भी नहीं खानी, एक चम्मच लोगे ज्यादा से ज्यादा, लोगे ना। उसी तरीके से पहले तो वजह ढूंढो अपने करने के लिए। आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि क्यों मैं सक्सेस हूं, क्यों, चाहे वो पैसा हो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अपने जीवन में ऑडी लेनी है तुम उसके लिए काम करो। लेकिन मेरा परसेप्शन ये है, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी की छोटी बहन है तो बस तुम्हारी एक वजह ये होनी चाहिए कि बहन की शादी में बाप का एक चवन्नी नहीं लगना चाहिए, खत्म। ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपके अपने काम के लिए। भाई होता है ना कि हमको दूसरों की मोटिवेशन की बार 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 जरूरत पड़ती है, पढ़नी ही नहीं चाहिए। पहले बात तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो। और जो इंसान, मैं तो सिंपल मुंह पे कहता हूं, जो इंसान अपनी घर की परिस्थिति देख के नहीं संभल पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको दुनिया का कोई भी इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता। अब भैया आपके घर की स्थिति खराब है और आप तब भी मजे ले रहे हो, घर पे आ रहे हो, दाल रोटी खा रहे हो, फिर सुबह चले जा रहे हो मजे लेने, खेल रहे हो, किसी से मस्त रात भर चैटिंग कर रहे हो, किस दोस्तों से फोन उधार लेके या रिचार्ज करवा के बस चैटिंग कर रहे हैं लोग, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। भाई लड़कों को तो मैं सिंपली कह रहा हूं मत पड़ो किसी चक्कर में, सब मोह माया है। तो अपना एक सिंपल सा एक रीजन बना लो कि मैं एम वेम नहीं कहता हूं, ठीक है, रीजन है भाई, हमारे काम करने का कारण है भाई ये, ठीक है, ये हमारा कोई पूरा करा दे हम काम ही नहीं करेंगे। भाई किसी का रीजन है बंगलो खरीदना, तो ठीक है पहले खरीद ले बंगला, ठीक। तो आज के टाइम में आप जिस लग्जरी लाइफ को स्क्रॉल करते जा रहे हो ना, तो वो लग्जरी लाइफ को पाने के लिए मेहनत करो, ठीक है। जब पालोगे तो दिन भर बैठ के स्क्रॉल करना, और सच बताओ जिस दिन पालोगे ना, स्क्रॉल करने का मन ही नहीं करेगा। मैं इसका एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल हूं। बहुत सारी चीजें जो अचीव कर लिया ना, वो देखने का भी मन नहीं करता, अबे हो गया चल कोई बात नहीं। एक टाइम पे सपना था कि अपने पास भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या है बस आ रहे क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं चले आ रहे हैं, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़िए और लगातार कंसिस्टेंट होके पढ़िए, इस पंडा पे काम करिए। दूसरी बात, हम अब थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, नहीं नहीं प्रमोशन वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ, हम अपने यहाँ ऑफलाइन की बात कर रहे हैं भाई। ऑफलाइन में यही चीज ऑनलाइन में भी फॉलो होगी, अभी ऑनलाइन के लिए बता देते हैं। ऑफलाइन में हम अपने 12th की, हमारे जो भी नए बच्चे होते हैं, हम उन्हें ये सारे चैप्टर्स अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं। पहली बात, हम आने वाली 12th की हमारी नई बैचेस को भी ये सारे चैप्टर्स पूरी तरीके से अपने क्लासरूम में पढ़ाएंगे, उनको जब हम 12th पढ़ाएंगे तभी। और ये क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी मार्च में। अगर मार्च में भी बच्चा हमारे पास कोई आता है तो हम उसको ये सारे चैप्टर्स पढ़वाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक जब शुरू होगी उससे पहले हम जीओसी पढ़वाएंगे बच्चे को, ठीक। जब लिमिट डिफरेंशिएशन शुरू करना होगा तो उससे पहले हम लिमिट पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ये हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने से पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। तो हर बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तो ये हमारे ऑफलाइन की पॉलिसी है, हर साल हम पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन में हम इन चैप्टर्स के अभी आपको सबसे पहले वीडियोस मिलते जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको वेक्टर मेरा अपलोडेड है ऑलरेडी, एसएचएम के वीडियोस मैं बना रहा हूं, वेव के बना रहा हूं, ग्रेविटेशन की भी लगभग अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा,
ठीक है। मैथ्स में आपको रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इतने चैप्टर्स के वीडियो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में अवेलेबल करा दूंगा सारे वीडियोस। केमिस्ट्री में आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट का भी वन शॉट आएगा, अच्छा सब वन शॉट में आएगा, ठीक है। सारे वीडियोस आपको वन शॉट में मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग भी, जीओसी भी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी। तो सब कुछ जो हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे उसको हम ऑलरेडी ऑनलाइन वालों के लिए अपने अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। बस अपने रिव्यूज आप हमको भेजते रहिए इसी तरीके से, जिस तरीके से आप भेज रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, मौज करिए। तब तक के लिए ओके बाय।